राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। राष्ट्रकूटों का उल्लेख पहले 6वीं शताब्दी में मिलता है, जब ये चालुक्यों के अधीन थे। बाद में दंतेदुर्ग 735 से 756 इन्हें चालुक्य वंश के कार्तवीर्य अर्जुन को हराकर स्वतंत्र राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। महत्वपूर्ण शासक। दंतेदुर्ग 735 से 756 इसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। कृष्ण प्रथम 756 से 774 इसने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद तृतीय 793 से 814 इसने उत्तर भारत तक अपने प्रभाव को फैलाया और कन्नौज के प्रतिहारों तथा बंगाल के पाल वंश से युद्ध किए। अमोघवर्ष प्रथम 814 से 878 यह एक शांति प्रिय शासक था और कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहित किया। कृष्ण तृतीय 939 से 967 इसने तंजावुर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और चोलों को हराया। राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था। राष्ट्रकूटों का प्रशासन कुशल था और उन्होंने सामंतशाही व्यवस्था को अपनाया था। उनका राज्य राष्ट्र नामक प्रशासनिक इकाइयों में बंटा था। भूमि कर और व्यापार से उनकी आय होती थी। धर्म और संस्कृति। राष्ट्रकूटों ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा मिला। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। संस्कृत और कन्नड़ भाषा का विकास हुआ। अमोघवर्ष प्रथम ने काविराज मार्ग नामक कन्नड़ साहित्य की प्रसिद्ध कृति लिखी। राष्ट्रकूट वंश का पतन। 10वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रकूट कमजोर हो गए और चालुक्य वंश पश्चिमी चालुक्य के तैलप द्वितीय ने उन्हें पराजित कर 973 में उनके शासन का अंत कर दिया। निष्कर्ष। राष्ट्रकूट वंश भारत के महानतम राजवंशों में से एक था। उन्होंने न केवल विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला, साहित्य और प्रशासन में भी उल्लेखनीय योगदान दिया।